नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, हम पिछली कई वीडियोस में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने जनसंख्या वितरण के संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। आज हम इसी टॉपिक का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि जनसंख्या विश्व में किस प्रकार की है, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या उसके संबंधित फैक्ट हैं, उनका अध्ययन किया। आज हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के जो प्रमुख कारक हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या एक जैसी नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। जबकि पूरी दुनिया में धरातल जो है वो अलग अलग होने की वजह से भी जनसंख्या वितरण में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर हम देखें कि दुनिया का जो 50% हिस्सा है उसमें जनसंख्या जो विश्व की केवल 5% जनसंख्या ही मिल रही है, और दूसरी तरफ देखें तो विश्व के 5% भाग में लगभग 40-45% जनसंख्या मिल रही है। तो ये जो असमान वितरण है जनसंख्या का पूरे विश्व में, इसके बहुत से कारण होते हैं। कई कारणों से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। उनमें से कुछ कारण हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तथ्य या तत्व। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहला अगर आप देखेंगे क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या वितरण के लिए। और साथ में लैंडफॉर्म्स, हम बाद में बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की। जलवायु की बात करें, क्लाइमेट, जलवायु जो है वो मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जलवायु कंडीशंस सूटेबल हैं, जहाँ पर जलवायु की दशाएं जो हैं वो मानव के फेवर में थी, वहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत अच्छा हुआ और वहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जहाँ जहाँ जनसंख्या कम है, आप देखेंगे कि वहाँ जलवायु भी बहुत कठोर है। एक हिंदी का शब्द है अति शब्द जो है वो जलवायु के किसी भी तत्व के आगे लगा दो आप, तो वहाँ जनसंख्या कम ही होगी। जैसे अति उष्ण यानी बहुत गर्म, एक्सट्रीम हॉट एरियाज। अति शुष्क, एक्सट्रीम हॉट में क्या आ जाएगा, मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, जहाँ तापमान 50-60 डिग्री, 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। सहारा हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, आटाकामा हुआ, गर्म मरुस्थल जो है। अति उष्ण या अति हमने शीत के आगे लगा दिया, अति शीत। अति शीत का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, जैसे पोलर एरियाज हैं, ध्रुवीय एरियाज हैं, जहाँ अत्यधिक ठंड है, तापमान -30-40 डिग्री से नीचे है, वहाँ भी जनसंख्या कम है। अति आर्द्र, जहाँ आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे कि भूमध्यरेखीय प्रदेश है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, रोज़ बारिश होती है, जनसंख्या फिर कम है। अति शुष्क, जहाँ पर बहुत शुष्क एरिया हैं, ड्राई एरियाज़ हैं, आटाकामा के ड्राई एरियाज़ हैं, शुष्क एरियाज़ हैं, वहाँ फिर जनसंख्या बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अति वर्षा वाले क्षेत्र, चेरापूंजी हो गया, जनसंख्या फिर कम है। तो जलवायु के जो तत्व हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को, कि जहाँ जहाँ जलवायु विपरीत दशाओं में मिलती है, कठोर जलवायु मिलेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी, बहुत ज़्यादा शुष्कता मिलेगी, बहुत ज़्यादा नमी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी, उन एरियाज़ में जनसंख्या कम रहेगी। यानी जलवायु के तत्वों के आगे अगर हम अति लगा दें, अति शुष्क, अति उष्ण, अति शीत, तो जनसंख्या वहाँ पर
कम मिलेगी। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, तथ्य है, वो क्लाइमेट है, जलवायु है। आप इसका स्पष्ट एग्जाम्पल जो है विश्व के कई प्रदेशों में देख सकते हैं। दूसरा है लैंडफॉर्म, स्थल रूप, धरातलीय आकृतियाँ। अगर आप देखें कि धरातलीय आकृतियाँ भी विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। लैंडफॉर्म्स अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से मिलती हैं, कहीं बहुत ऊंची हैं, कहीं बहुत नीची हैं, कहीं समतल हैं, कहीं उबड़ खाबड़ हैं, कहीं पठारी हैं। तो आप देखें कि जहाँ जहाँ मैदानी भाग हैं, समतल लैंडफॉर्म्स हैं, समतल जो आकार हैं, मैदानी भाग हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। आप यूँ कह सकते हैं कि विश्व की ज़्यादातर प्राचीन सभ्यताओं का जन्म मैदानी भागों में ही हुआ था, क्योंकि मैदानी भाग जो हैं वो मानव सभ्यता के विकास के लिए आदर्श होते हैं। सड़कें बन सकती हैं, रेलवे ट्रैक बन सकते हैं, जनसंख्या आराम से मकान बना सकती है, गांव बना सकते हैं, खेती की जा सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं। हर चीज़ में आसानी होती है अगर धरातल समतल हो। लेकिन अगर धरातल अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, या बहुत ऊँचे हैं, बहुत ऊँचे धरातल, जैसे हिमालयाज़ ले लीजिए, बहुत ऊँचे एरियाज़ हैं, जनसंख्या कम। उबड़ खाबड़ एरिया, पठारी भाग ले लीजिए, अफ्रीका के ले लीजिए, भारत के पठारी भाग ले लीजिए, तिब्बत के पठारी भाग ले लीजिए, चीन के पठारी भाग ले लीजिए। जहाँ जहाँ पठारी भाग होंगे, उबड़ खाबड़ धरातल होगा, जनसंख्या वहाँ भी कम मिलेगी। तो जो उबड़ खाबड़ एरियाज़ हैं और जो ऊंचे एरियाज़ हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमनद वाले क्षेत्र, जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में मरुस्थल मिलेगा, जिनमें हिमनद मिलेंगे, जिनमें उबड़ खाबड़ मिलेगा, घाटियाँ मिलेंगी, पठार मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। सबसे आदर्श लैंडफॉर्म अगर है जनसंख्या विकास के लिए तो वो मैदानी भाग है। विश्व की अधिकतर जनसंख्या भारत के देख लो गंगा मैदान में मिलती है, चीन के मैदानों में मिलती है। तो जो मैदानी भाग हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। दजला फरात हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं जो हैं वो मैदानी भागों में विकसित हुई हैं। तो लैंडफॉर्म एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा सॉइल, मृदा। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो वो जनसंख्या को सपोर्ट करती है, वो जनसंख्या को अधिक बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि जनसंख्या को खाने के लिए क्या चाहिए? खाद्यान्न चाहिए। खाद्यान्न कहाँ उगेंगे? मिट्टी में। और अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ कृषि अच्छी होगी, खाद्यान्न ज़्यादा होंगे और वहाँ भी जनसंख्या अधिक होगी। जिन जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ है, नदी घाटियों की अभी एग्जाम्पल दिया, गंगा का, सिंधु घाटी का, चीन का, मिस्र का, नील नदी का, इन इलाकों में मृदा उपजाऊ थी। तो मृदा उपजाऊ होने के कारण जनसंख्या ज़्यादा हो गई। तो जहाँ जहाँ मृदा उपजाऊ है, कुछ मृदा जहाँ अनुपजाऊ है, लेटराइट सॉइल है, जहाँ पर कुछ लाल सॉइल है, रेड सॉइल है, या जहाँ पर पहाड़ी मृदाएं हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, या मरुस्थलीय मृदाएं हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या आपको कम देखने को मिलती है। तो मृदा जहाँ पर उपजाऊ होगी वहाँ पर भी हमको अच्छी जनसंख्या देखने को मिलती है, जनसंख्या का वितरण वहाँ पर अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि धरातलीय दशाएं विपरीत हैं, जलवायु दशाएं भी थोड़ी बहुत विपरीत हैं, लैंडफॉर्म भी थोड़े बहुत विपरीत हैं, और वहाँ पर खनिज संसाधन मिल रहे हैं, तो फिर जनसंख्या वहाँ पर आकर बसती है, वहाँ पर आकर रहना उसको पसंद है, क्योंकि वहाँ से उसको आर्थिक लाभ हो रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर लोग रहना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे, जाना भी पसंद नहीं करते थे, और वहाँ पर जब खनिज मिले तो उसके बाद हंसी खुशी वहाँ पर रह रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कालगुडी कूलगाड़ी एरिया है, पूरा मरुस्थलीय भाग था, लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से वहाँ पर खनिज मिले, सोना मिला, सोने के भंडार मिले, तब से वहाँ पर एक अच्छा खासा शहर बस गया, और वही लोग जो उस एरिया में जाना पसंद नहीं करते थे आज हंसी खुशी वहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिनरल्स है जिनकी वजह से वहाँ समृद्धि आई है और वहाँ पर खुशहाली आई है। पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया, अरब मरुस्थल भाग है, वहाँ रहना भी बहुत ही दुश्वार था, बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पेट्रोल मिला,
खनिज मिला, एनर्जी रिसोर्सेज मिले, वहाँ भी जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। और आज दुबई जैसे जो एरियाज़ हैं वो यूरोप के विकसित देशों का मुकाबला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी एंड मिनरल्स मिलते हैं। इसी प्रकार से लोहा जहाँ मिला, जहाँ किम्बरले खान है अफ्रीका में, हीरा मिलता है, वहाँ भी लोग काफ़ी निवास करते हैं क्योंकि खनिज मिल रहे हैं। तो जो खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? प्रवेश गम्यता या गम्यता या प्रवेशता। किसी इलाके में कितनी प्रवेशता है। जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर भारत की बात करें तो झारखंड के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम रहेगी। ऐसे ही जैसे मरुस्थल के एरियाज़ हैं, सहारा मरुस्थल है, उसमें प्रवेश गम्यता बहुत कम है, प्रवेश गम्यता एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, जनसंख्या कम है। इसी प्रकार से पाकिस्तान के जो फाटा का इलाका है, उबड़ खाबड़ एरिया है, प्रवेश गम्यता कम है, जनसंख्या कम है। इसी प्रकार से हिमालय है, प्रवेश गम्यता कम है, जनसंख्या कम है। जिन इलाकों में प्रवेश गम्यता अधिक है यानी एक्सेसिबिलिटी अधिक है, जैसे मैदानी भाग हैं, रेलवे रूट्स हैं, सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, शिप्स हैं, तो जहाँ जहाँ प्रवेश गम्यता अधिक होगी वहाँ वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉम्बे है, कानपुर है जो जंक्शन में बसा हुआ है भारत में। इसी प्रकार से जो राजस्थान के जयपुर जैसे एरिया, जो अजमेर जो है, जो सड़क के मार्ग में आता है, ट्राई जंक्शन में आता है, सेंटर में आता है, हर तरफ वहाँ से सड़कें निकलती हैं, ट्रेनें जाती हैं, तो वहाँ पर भी अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। तो जहाँ प्रवेश गम्यता है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी है, उस इलाके में भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। सांस्कृतिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपकी संस्कृति कैसी है जनसंख्या के प्रति, जनसंख्या को लेकर क्या संस्कृति है। कुछ संस्कृतियों में माना जाता है कि बच्चा भगवान की देन है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि उन्होंने भगवान की गिफ्ट मान ली है, तो परिवार नियोजन के जो तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसी प्रकार से पॉलिटिकल फैक्ट्स, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चीन का ले सकते हो। चीन में कई साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी रही, सरकारी नीति, एक बच्चे की पॉलिसी, तो जनसंख्या में भारी गिरावट देखी गई, जिसका असर उसके समाज पर भी पड़ा और उसकी संस्कृति पर भी पड़ा। और उसको पता लगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए उसने उसको कन्वर्ट कर दिया टू चाइल्ड पॉलिसी में। भारत की भी जो जनसंख्या नीति है उसमें हमने सरकारी नीतियों के वजह से हम अपनी जनसंख्या को काफ़ी हद तक काबू करने में सफल रहे हैं। जहाँ पहले 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, अब हम टू चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए हैं। टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वो हमारे देश में जब से लागू हुई है तब से हम जनसंख्या में गिरावट देख रहे हैं। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी गिरावट ले आया था अपनी जनसंख्या में। तो सरकारी नीतियां भी किसी इलाके के जनसंख्या वितरण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी हमने बात की। पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक और बात है कि राजनीति जब आ जाती है, तो अगर आप राजनीति देखें तो राजनीति के कारण जो है जनसंख्या बहुत प्रभावित होती है। चाहे वो यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर हो, जनसंख्या इधर उधर भाग रही है, चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हो, राजनीतिक निर्णय था और जनसंख्या इधर उधर गई, या वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय भी बहुत सी जनसंख्या प्रभावित हुई, हिंदू और मुस्लिम जो जनसंख्या थी वो काफ़ी इधर उधर गई। ये एक राजनीतिक डिसीजन था, राजनीतिक निर्णय था, जिसकी वजह से भी जनसंख्या वितरण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। माइग्रेशन, स्थानांतरण, ये भी अगर हम एग्जाम्पल लें भारत और पाकिस्तान का, तो विश्व के सबसे बड़े स्थानांतरणों में भारत और पाकिस्तान का स्थानांतरण था, जिसने पूरी जनसंख्या का स्वरूप चेंज कर दिया। और कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ से भारत गए। इसी प्रकार से यूरोप के लोग जो हैं वो अमेरिका गए। अमेरिका की डेवलपमेंट और बसाने में माना जाता है कि यूरोपीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वहाँ जाकर माइग्रेट होकर के और अमेरिका का विकास में उसका रोल रहा था। तो जनसंख्या जो है वो बढ़ाने में माइग्रेशन का या स्थानांतरण का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्या थे? जलवायु, लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ, मृदा, ऊर्जा और खनिज संसाधन, प्रवेश गम्यता, कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक तथ्य, राजनीतिक तथ्य
और गवर्नमेंट की सरकारी नीतियाँ और स्थानांतरण, ये सब चीज़ें मिलाकर किसी एरिया की जनसंख्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला वीडियो जो होगा पार्ट 3, जनसंख्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 3, उसमें हम विश्व में किन किन देशों में कितनी जनसंख्या है और क्या क्या उनका स्थान है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, उनका वितरण, और मानचित्र में किस प्रकार से जनसंख्या वितरण का मानचित्र आप बना सकते हैं, वो हम आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 3 में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।